क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल। उसमें आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है, तो वो जो कर लेगा मेरे ख्याल से वो क्वालिफाई आराम से कर लेगा, है ना। यस तो सर। ये चीज़ सब सर लोग। वैसे इस बार ये अच्छी बात थी कि सर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए वो तो उन एक्स्ट्रास में से ही आए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। जो डिफिकल्ट आया वो क्या हुआ फिर? सर पांच पांच क्वेश्चन ही थे शायद, 5 से 6 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे। हम्म। उतने तो छोड़ भी सकते थे क्योंकि 5 तो एक्स्ट्रा ही आए थे। हाँ वो कर सकते थे, लेकिन मैंने कैलकुलेशन थी लंबी, शुरू के क्वेश्चन जो थे कंपलसरी वाले उनमें भी कैलकुलेशन थे, कई सारे क्वेश्चन, यस सर। है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इनफैक्ट ये चीज़ जेई वालों के लिए भी काफ़ी चीज़ वैलिड है कि जो कोर्स आपका कोर है उस पर ध्यान दो, बजाय आलतू फालतू पढ़ने के। बच्चे क्या होता है बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं। अब किताबों में तो कई सारे अलग अलग ढंग से दिए हुए हैं, मान लो रेस्निक हैलिडे है, नेल्सन पार्कर है फिजिक्स में, यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, या कोई और किताब है आपकी ओलंपियाड की किताब से लिखी गई है। सबके अपने अपने एक अलग ढंग से लिखी गई हैं किताबें, अलग उनके वो हैं, एम अलग है। लेकिन आपका एम जेई है, तो जेई का सिलेबस देखो क्या है, उसको ढंग से प्रैक्टिस करो, हर तरह के क्वेश्चन करो उसमें, हर कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जो कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन करने चाहिए उनकी प्रैक्टिस करते नहीं। कुछ कंसेप्ट उनके ढंग से अच्छे हो जाते हैं, कुछ हो नहीं पाते क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी नहीं होती। अब बाकी फालतू पढ़ने में टाइम लगाए थे इधर उधर उल्टा सीधा, और फिर जब पेपर आता है तो फिर कहता है कि नंबर कट कम हो गया या छूट गया क्वेश्चन। तो ट्राई ये करो कि जो कोर है उसको पकड़ो, जो आपका सिलेबस है। और ये चीज़ आपको आगे बहुत कम आएगी कॉलेज में। कॉलेज में तो बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज में तो सिलेबस होता ही नहीं कुछ। मैंने कि होता क्या है कि किताब नहीं होती कोई सिलेबस की। जैसे आप कभी भी कॉलेज में जाओगे, चाहे आप आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो 10 किताबों का मिक्सचर होगा। मैंने एक टॉपिक वहाँ से होगा, एक टॉपिक वहाँ से होगा, एक वहाँ से होगा। अब आपने अगर किताब पढ़नी शुरू करी, किताब में तो 50 चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है वहाँ से, या दो टॉपिक पढ़ने हैं, फिर दूसरी किताब से दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो सिलेबस के बहुत आपको 10 किताबें लेनी होती है, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है सबसे। तो अगर आप वो चीज़ वहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। सेम मेडिकल वालों के साथ भी होगा, मेडिकल की जो बुक्स आएंगी वो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, लेकिन सिलेबस तो एक लिमिट होता है ना यूनिवर्सिटी में, कि कितना पूछा जाएगा आपके एमबीबीएस जो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोर को पकड़ो। इसी को वो बोलते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं या जो हाई आईक्यू वाले होते हैं, उनका ये चीज़ स्ट्रांग होता है कि वो लोग कोर को पकड़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है पेपर की। ठीक है, तो ऐसा है। सर इस बार भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आए थे क्या पेपर में? ऐसा मैंने मैच तो नहीं करा कि एनसीईआरटी कौन सा था या कौन सा नहीं था। सर पिछली बार तो 10 या 11 थे। 10 या 11 क्या थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस? ये एग्जाम्पल्स सर, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन। एग्जाम्पल के क्वेश्चन? सर मतलब सेम वैल्यू लिखी हुई थी। अच्छा अच्छा। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी, अगर आप प्रीवियस ईयर की पेपर उठाओगे उससे बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी उसमें, जो पहले क्वेश्चन ऑलरेडी होगा। तो कई सारी चीज़ें तो खैर आई जाती है रिपीट होके, लेकिन ओवरऑल जो पेपर है तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए बेसिकली आपसे। ये पेपर जो था ना ये वाला, इसमें कंसेप्ट की बहुत रिक्वायरमेंट थी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कई जगह फंस सकते थे आप लोग। यस सर, स्टूडेंट्स से केमिस्ट्री और बायो हो गई, फिजिक्स हुई नहीं। फिजिक्स नहीं हो पाई होगी बहुत सारे लोगों से, है ना। तो उसमें कंसेप्ट बहुत रिक्वायरमेंट थे। जैसे आप एक क्वेश्चन अगर देखेंगे, 11th क्लास का एक क्वेश्चन आया था कि अ, एक बॉल है और वो एक लिक्विड में डाली गई है, लिक्विड की डेंसिटी D/2 है, बॉल की डेंसिटी D है, तो उसमें कितना विस्कस फोर्स लगेगा, यस सर। है ना। तो अगर आप 6π/r भी उससे करने की कोशिश करोगे और फिर टर्मिनल वेलोसिटी निकालोगे उस फॉर्मूले से, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से करोगे, तो आर्किमिडीज से हो सकता था बेसिकली क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए थी कि कैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या कर सकते हैं। वो क्वेश्चन था। अभी एक एसी आप पढ़ोगे आगे, तो एसी में क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने मैक्सिमम करंट दे दिया था। तो वहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई थी सारी वो आरएमएस वैल्यू थी। तो यूजुअली आरएमएस वैल्यू लिखी जाती है या फिगर में लिखी जाती हैं, लेकिन उसने करंट मैक्सिमम दिया था तो उसको फिर आरएमएस में कन्वर्ट करना था। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ रहा था कि बने ये होगा या ये होगा, कौन सा ज़्यादा सही है। तो लॉजिक के बिना अगर आप केवल फॉर्मूले याद करके चले गए, तब भी आपके जो है कई जगह पे आप रुक सकते थे क्वेश्चंस में। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए थे, और प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए थी। मैंने हर छोटे छोटे कंसेप्ट की वे क्वेश्चन आपने किए हों, कोई भी ऐसा कंसेप्ट ना हो जो आपने छोड़ा हुआ हो। तो ये बहुत रिक्वायरमेंट थी कल के पेपर में। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना कि जब आप लोग भी करोगे अभी,
तो आपको भी प्रैक्टिस बढ़िया करनी है और रिलेवेंट प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, है ना, यस सर। कुछ भी से काम नहीं चलेगा। चलो ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, ईएमआई करा था ना लास्ट टाइम हमने, ईएमआई क्वेश्चन नहीं किए थे ना हमने, केवल हमने वो पढ़े थे कंसेप्ट वगैरह ना, अभी क्वेश्चन नहीं किए ये वाले जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्वेश्चंस जो है बाकी थे मेरे ख्याल से, आई डोंट थिंक हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चन किए थे कुछ, नहीं किया था सर। नहीं किया था ना। नो प्रॉब्लम। अच्छा चलो आज क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 3 2 5 7 क्वेश्चन है, फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। जस्ट अ मिनट, ये पेन शायद काम नहीं कर पा रहा है। अरे ये पेन काम नहीं। चलो तब तक कुछ फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो जो आपका इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता था हमारा, सबको ध्यान है, यस सर। बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और अगर हमारा कोई कंडक्टर मोशन में होता था वी वेलोसिटी से एल लेंथ का, तो क्या होता था फार्मूला, बीएलवी। बी एल वी होता था, ठीक है। और अगर इसे हम उसमें लिखे, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा, वी क्रॉस बी बी डॉट डॉट एल। एल क्रॉस वी। ठीक है। बी एल वी का ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, बी डॉट एल क्रॉस वी बनेगा, यस सर, कैसे भी लिख सकते हैं, एल डॉट वी क्रॉस वी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अगर कोई कंडक्टर अपने एज के अबाउट या अपने लास्ट जो एंड है उसके अबाउट रोटेट करे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ का, तो कितना इंड्यूस ईएमएफ आता था, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। ओमेगा बाय 2, ओके। और अगर अपने सेंटर के अबाउट करेगा तो क्या आएगा, डिवाइड बाय फोर। 8। कितना आता, 4 या 8, 8 एट आता आता है है सर। सर। सर मतलब मैंने जो हमारा इनिशियल वैल्यू है उसके डिवाइड बाय फोर, तो डिवाइड बाय एट हो जाएगा। अच्छा, तो डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और ओके, अगर हमें इंड्यूस करंट निकालना है तो इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं हम, सर ई की जगह आई आर पुट कर देंगे। ओके। इंड्यूस ईएमएफ बाय आर करेंगे तो इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा कोई कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, वी कुछ एंगल पे है, थीटा एंगल पे, तो क्या करेंगे फिर उस केस में, क्या करते हैं हम ईएमएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा वाला सर कंपोनेंट ले साइन लेंगे। थीटा लेते हैं, फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंपोनेंट लेना लेंगे। पड़ता है। परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो हम कंपोनेंट ले लेते हैं, ओके। और अगर मान लो आपकी वायर रैंडम शेप में है और वो मूव कर रही है, तो फिर कैसे निकालते हैं हम ईएमएफ, उसके एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। एंड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से उसको कंडक्टर मान लेंगे और वहां से निकाल लेंगे। अगर क्लोज लूप होगा हमारा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, तो जीरो आएगा ईएमएफ। करंट, करंट जीरो। आएगा, जीरो आएगा। और अगर लूप आधा होगा और आधा बाहर होगा तो आएगा, यस फिर आएगा। फिर आएगा, ओके। सर एक बार लास्ट लाइट करिएगा।
लास्ट स्लाइड। यस सर। ओके, ये है लास्ट स्लाइड। क्या देखना चाहते हो? अभी क्लास शुरू कहाँ हुई है अभी? आपने अभी ज्वाइन किया होगा, अभी ज्वाइन किया है। सर ज्वाइन तो कर रखा था, मैंने स्क्रीन पे देखा नहीं था सर। अभी तो चालू ही नहीं, अभी चालू कहाँ हुआ है कुछ, अभी तो मैं क्वेश्चन पूछ नहीं, रहा आपका डिस्कशन चल रहा था ना पेपर का। था। अच्छा अच्छा, देखा आपने पेपर कल का, नीट का? सर ऐसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं देख रखा। अच्छा, सब लोग ट्राई करना जिन लोगों ने, जो सीरियसली नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सेलेक्ट होना चाहते हैं। होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते बाकी लोग सेलेक्ट? यस सर। अच्छा, तो जो होना चाहता है केवल उनके लिए है इन्फॉर्मेशन, कि वो लोग जो है सर ट्राई सभी कर लें। होना चाहते हैं। हाँ, मैंने अब एक्चुअली ये देखो, अलग अलग चीजें होती है। एक होता है कि हमारा विश है केवल, और एक होता है हमारा गोल है ना। और एक मैंने, एक तो विश होता है, एक गोल होता है। तो जिनका गोल है, विश तो सबका ही है, सब तो चाहते भाई, यस सब सर। सब चाहते हैं हम अंबानी बन जाएं, सब चाहते हैं हम बिल गेट्स बन जाएं, या हम सचिन तेंदुलकर बन जाएं, या हम नीट क्वालिफाई कर दिया, तो विश है। लेकिन जिसका गोल है, उसके लिए जो काम कर रहा है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग ट्राई करें कि अगर आपने 11th पढ़ा हुआ है तो 11th के टॉपिक का टेस्ट दे सकते हो आप, या फिर 12th का जो टॉपिक हो चुके हैं उनके क्वेश्चन सारे सॉल्व करें एक बार, बिना मैंने वो करे, देखे आपके सॉल्यूशन, है ना। एक तरीका तो ये होता है कि आपने पेपर उठाया और सॉल्यूशन देखा और चलो ठीक है यार, मैं भी कर लूंगा, जब पेपर आएगा तो क्या बड़ी बात है, ऐसा तो मैं कर ही लूंगा। तो एक तो ये तरीका होता है। एक तरीका होता है नहीं, हम बैठेंगे और जो चीज हमने, हाँ पेन काम कर रहा है हमारा। सर एक बार रिवाइज तो कर सकते हैं ना पहले सारा? हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन रिवाइज इट। और सब लोग ट्राई करेंगे, या तो संडे को बैठ जाएं, या किसी दिन जिस दिन आप खाली होंगे। और ये तो 12th वाले सारे पोर्शन अब तक के जो भी हम कर चुके हैं मैग्नेटिज्म तक, वो सारे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप, इतना तो आपको होगा ही कि आप उनको सॉर्ट आउट कर लोगे पेपर देख के, कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है। तो वो क्वेश्चन एक बार करें, और उतना ही टाइम लें। मतलब मान लो अगर वो 50 क्वेश्चन में 1 घंटे का टाइम देते हैं फिजिक्स में, तो अगर मान लो उसमें से 12 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आए होंगे, तो यू कैन गिव समथिंग लाइक 20 मिनट्स, और उसको ट्राई करें 20 मिनट में आप कितना कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि वेयर डू यू लाइव और लाई इन दिस, और या फिर क्या आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी जब आप पेपर में करोगे। तो एक तरीका ये है, जो लोग 11th का करना चाहते हैं, 11th में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, या 11th लग रहा है कि एक बार देख लें, तो 11th में हम लोग अब तक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक कर चुके हैं, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों। तो वहां तक के जो क्वेश्चन है वो आप एक टाइम देके कर सकते हो, कि हम एक घंटे का टाइम, या 1 घंटा नहीं सॉरी, आधा घंटा या जो भी है 20 मिनट का टाइम देंगे, उसके सारे क्वेश्चन कितने कर पाते हैं कितने नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब पेपर आप ऐसे देखते हो ना, पेपर आप अगर आईआईटी का भी विद सॉल्यूशन देखोगे ना घर आके, तो आपको लगेगा यार ये तो इजी तो था, मैं भी कर सकता था। लेकिन जब वहां पे करते हो तो, या फिर टाइम बाउंड मैनर में करते हो, या आपको फॉर्मूले पता नहीं होते, या आपके दिमाग में पता नहीं होता कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, तब बहुत डिफिकल्ट होता है उसे करना। लेकिन जब आप घर आके देखते हो, या आपको लगता है कि यार कैजुअली लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, मैंने अगर बी की जगह सी लगाया तो मेरे 1 नंबर कट जाएगा, +4 की जगह -1 हो जाएगा। तब आप बहुत सोच समझ के वहां पर निशान लगाते हो। और घर में क्या लगता है आपको, हाँ ठीक है यही तो होगा, सी तो होगा ऑप्शन। कैजुअली आप सोचते नहीं कि बाकी ऑप्शन भी हैं, ए बी भी ज्यादा करेक्ट लग रहा है। तो एक बार उसको करो तो जो लोग सीरियस हैं, जिनका गोल है, तो वो लोग करें। बाकी लोग तो फिर आप देखो, बाकी लोगों को जरूरी नहीं है करना कुछ। बाकी लोग है ना, समझ रहे हो सब लोग, तो जो लोग सीरियस हैं वो जरूर करें। यस सर, इसी संडे को कर लेंगे क्योंकि टेस्ट भी नहीं है। हाँ, इस संडे को टेस्ट भी नहीं, अच्छी बात है। तो ट्राई करें उसको कि हम लोग भी जब करते थे इंस्टीट्यूट वगैरह करते हैं, तो हम लोग 11th वाले बच्चों को, जो पहले तो पेपर जल्दी हो जाते थे मई में, तो हम लोग क्या करते थे, 2 ईयर वाले बच्चों को 11th वाले जो पोर्शन था सारा वो अलग निकाल के दे देते थे, कि आप 11th वाला सारा करके देखो। तो ऐसा भी हमने किया है कभी कभी। तो वो भी एक अच्छा प्रैक्टिस होता था। अब तो पेपर काफी लेट हुआ है, सितंबर में जाके, पहले तो मई में होता था। तो 11th वाला ही कर पाते थे बच्चे, अब तो आप 12th वाला भी कर सकते हो। तो यू शुड ट्राई इट, एंड इनफैक्ट आई विल सजेस्ट टू जेई स्टूडेंट ऑल्सो, कि जेई के जो स्टूडेंट हैं वो भी जो है उसे करेंगे, तो पेपर इज गुड, ऑफ गुड लेवल का, अच्छा लेवल का पेपर है, तो करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन कर लेते हैं अब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ना, केवल पढ़ाई जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सब। तो वहाँ पेपर में आप कई बार चीजें मैनेज नहीं कर पाते,
या प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते, आपको नॉलेज भी होती है ये सर आपको। एवरेज ओएमआर फिल करने में कितना टाइम लग जाता है? ओएमआर फिल करने में अगर 180 क्वेश्चन की ओएमआर है तो लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। फिर साथ साथ फिल करना सही रहता है एंड में सबसे करो? इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप जेई वाले भी और ये भी पोर्शन वाइज करें, जैसे आपका पीसीबी जेड है, तो जब आपने पी पूरा कर लिया, क्योंकि आप अगर एक एक क्वेश्चन करके करोगे टाइम बहुत लगेगा ओएमआर भरने में, कैसे? तो बेटर ये है। और अगर लास्ट में करोगे तो कई बार क्या होता है, टाइम आपका शॉर्ट पड़ जाता है या आप पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आप जो ऑर्डर कर रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो तो पेपर सॉल्व यूजुअली कि आप ऐसे करोगे, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे करेंगे पेपर सॉल्व, फिजिक्स को लास्ट में करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक प्रेशर तो ये रहेगा कि फिजिक्स का, दूसरा प्रेशर आप पे आ जाएगा कि ओएमआर भरनी है अभी, तो डबल प्रेशर आ जाएगा। और मान लो लास्ट में ये टाइम ज़्यादा ले गया, 3 घंटे का पेपर है आपका और ये मान लो 2 घंटे से ज़्यादा क्रॉस हो गया, अगर 2 घंटे 5 मिनट या 10 मिनट हो गया, तो फिर आप पे डबल प्रेशर आ जाएगा कि 50 मिनट बचे हैं और ओएमआर भी भरनी है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने बायो करी पूरी, जितने 45 क्वेश्चन है उनकी ओएमआर भरी, 45 में से फर्स्ट राउंड कर रहे हो आप अभी, फिर आपने जूलॉजी करी, फिर ओएमआर भरी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री करी, फिर फिजिक्स करी, दिस इज फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन नहीं करने जो लंबे लग रहे हैं आपको कि लंबे खींचेंगे, या आप बिल्कुल श्योर नहीं हो। तो माइट भी ये हो सकता है कि अगर आपका 180 का मैं मानूं पेपर आता है, इस बार तो 200 का आ गया था, लेकिन अगर इस साल मान लो 180 का आता है पेपर, तो हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में जो है 140 क्वेश्चन कर पाओ या 145-50 क्वेश्चन कर पाओ, और अगले अटेम्प्ट में फिर आप उसको 160-65 पे लाओगे, या जो भी आपका एक बेस्ट होगा 70 पे लाओगे मान लो, तो पहले अटेम्प्ट में हो सकता है आप यहीं तक पहुंचो, अगले में फिर आप यहाँ कहीं पहुंचो अगर पेपर एक अच्छा लेवल का आता है सर तो। मतलब सबसे पहले बायो ही करनी है? यस, ये ज़्यादातर बच्चे जो है पहले बायो ही करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन टाइम जो होता है बी और जेड में आपको हार्डली 35 मिनट से 45 मिनट लगने चाहिए मैक्सिमम टू डू दिस 90 क्वेश्चंस। इतने में आपको इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि ये 90 क्वेश्चन आपके 35 से 45 मिनट में हो जाएं। और फिर जब आप केमिस्ट्री पे आओगे तो केमिस्ट्री शुड टेक 50 to 100 मैंने 50 to 60 मिनट। And when you come to the physics, then in this case you will have somewhere around 1.15, 1 hour and 15 minute will be left। सर ये ओएमआर मिला के है ना टाइम? ओएमआर भरने को मिला के है बिल्कुल। तो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपकी ये कंडीशन होगी, और ये जो अटेम्प्ट आप करोगे 55 मिनट का अटेम्प्ट होना चाहिए फिजिक्स में। फिर 55 मिनट में आप लगभग, हो सकता है 45 में से जो है 35 क्वेश्चन कर लो या 38 क्वेश्चन कर लो। फिर आप अगला राउंड करोगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो फिर हो सकता है आप अगले राउंड में फिजिक्स के 2-3-4 क्वेश्चन कर लो और बाकी आप कुछ और क्वेश्चन कर लो, तो आपके यहाँ 42-43 क्वेश्चन पहुंच जाएं और यहाँ पे भी आप अच्छा कर जाओ। लेकिन एक तो 2 राउंड में पेपर करना चाहिए, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ये गलती करते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी पड़ेगी जब आप कैलविन में पेपर दे रहे हो, वो वहाँ पे जाके नहीं होगा। पहले सर यहाँ पर तो कभी कभार हर बार ही देखा है सर, कोई ना कोई पोर्शन मुश्किल आ ही जाता है। इस बार जूलॉजी का ऐसा आया था सर, ऐसा लग रहा था एमबीबीएस लेवल का आया है। अच्छा, पेपर टफ डाल दिया था नाम मुझे डरा रहे थे पहले। सर एमबीबीएस लेवल का था सर, वो नेट पे भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ डाल दिया होगा सर ने, कि कई बार लोग लाइटली लेते हैं कि यार 0 ही तो हो ही जाएगी। तो जो भी है, मतलब देखो कोई भी सरप्राइज आपको मिल सकता है, पेपर कभी भी टफ हो सकता है। या जैसे अगर फिजिक्स एकदम से टफ आ गया, उम्मीद नहीं थी कि टफ आएगा, उम्मीद ये थी कि इजी आएगा, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, लेकिन टफ आ गया। तो कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, इनफैक्ट जेई वालों के लिए भी कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, कभी भी मैथ्स टफ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यू शुड बी रेडी फॉर द सरप्राइज। तो जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि पेपर एक अटेम्प्ट में नहीं करना, 2 अटेम्प्ट में करना है। और दूसरा यही है कि यहाँ पे बहुत फास्ट करना है आपको। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे आप 1 आवर क्रॉस कर गए, तो आपका नीट फिर गया, फिर आप 2 घंटे में बहुत कम चांस है कि आप उसको रिकवर कर पाओगे। यहाँ पे आपको हार्डली ये करना है बहुत, अगर मैंने रेयर केस में देखा है बच्चों को तो 50 मिनट, और बहुत ही रेयर केस में 1 घंटे पहुंचे हैं यहाँ पे बच्चे, बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे देखें जो 1 घंटे में पहुंचे हैं। सर अच्छे बच्चे 20-20 मिनट में भी कर लेते हैं जो भी सर अच्छे ऐसे। बच्चे, हाँ मैंने अच्छे बच्चे जो भी देखे हैं वो ऐसे ही करके 20 तो ओएमआर भर के नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैंने देखा सर 30। हाँ, ओएमआर के साथ 30 मिनट मैंने करते हुए देखा बच्चों को पेपर, बॉटनी जूलॉजी। तो इतनी प्रैक्टिस आपकी, इतने क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं प्रैक्टिस, कि आप बिल्कुल वहां पे अटको ही मत। मतलब होता क्या, बच्चों को 4 ऑप्शन आते हैं, उनको क्लियर होता है कि ये 2 तो नहीं है, इन 2 में से क्लियर नहीं होता कि अब बी या सी में से कौन सा था। लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये तो है ही नहीं, सी बी है इसका, तो तभी आप कर पाओगे ये। फिर आप केमिस्ट्री में आते हो, केमिस्ट्री टाइम लेगी थोड़ा सा, डिपेंड करता है कैसा पेपर है। फिजिक्स जब आप आओगे तो फिजिक्स में फिर आपको देना पड़ेगा टाइम, ये तो 1 घंटा लेगा आपका, और जिस तरह का पेपर इस बार आया ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। सर मतलब जैसे ही 35 मिनट क्रॉस करे बायोलॉजी का पोर्शन छोड़ के केमिस्ट्री पे आ जाए?
नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन ट्राई करना है कि 35 में ही खत्म हो जाए। अगर आप 4-5 मिनट ऊपर नीचे चले गए कोई बात नहीं। होता क्या है, जब पहले जाते हो पेपर में तो बहुत स्पीड में होते हो कई बार, या तो बच्चा बिल्कुल डिप्रेस होता है कई बार, तो फिर तो शुरू से गड़बड़ करना शुरू करता है, या वो पहले बहुत ठीक होता है, पहले 5-10 मिनट सही चलता है वो, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे स्लो पड़ जाता है। तो स्लो नहीं पढ़ना, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको फास्ट रहना है थ्रू आउट द पेपर। और एक और गलती करते हैं स्टूडेंट की, काउंट कर लेते करते रहते हैं कि मैंने 90 क्वेश्चन कर लिए, अब मैंने 135 कर लिए, अब मेरे 155 हो गए, अब तो मुझे ये मिल जाएगा, अब मैंने और कर लिए तो 160 हो गया, मेरे को ये मिल जाएगा। भाई आपको नहीं करना काउंट, तो बाद में एनटीए कर लेगा। आपका काम इस समय है मैक्सिमम क्वेश्चन करना। 180 के फिगर को टच कर पाओ तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो इसके क्लोज, जितना क्लोज आ सकते हो उतना क्लोज आओ। तो आपको काउंट ही नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, कि मैंने इतने कर लिए, इतने छोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। इसको नहीं करना कुछ भी काउंट, मैक्सिमम क्वेश्चन करो बस, और स्पीड बना के रखो शुरू से लास्ट तक। ये सारे पेपर में है, इन एनी एग्जाम, वेदर इट इज जेई, वेदर इट इज एडवांस, मेंस, शुरू से लेकर लास्ट तक स्पीड रखनी है आपको। 2-3 घंटे, जो भी 2 घंटे का पेपर हो रहा है 3 घंटे का हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इस बार की तरह अगर लेंदी आ गया पेपर तब क्या करेंगे? लेंथी आया तो फिजिक्स लास्ट में करना ही है आपको वैसे भी, और घबराना नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ अपनी स्टोरी। जब मैं था 2002 में, तो उस समय मैंने आपको आई थिंक बताया होगा, आई डोंट नो, तो उस समय पहली बार एआई ट्रिपल ही हुआ था 2002 में, मैंने जो उसको आप जेई मीन्स बोलते हो अब। तो ये पहली बार एग्जाम हुआ था, और इसमें पेपर जो बना था दो पार्ट में बनाया गया था, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एक पेपर था, और मैथ्स का पेपर एक था। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री जो था वो 75 150 क्वेश्चन थे, और ये 75 क्वेश्चन थे मैथ्स के, तो ये अलग पेपर हुआ था। और इसमें मेरे ख्याल से हमें 150 मिनट मिले थे, और इसमें हमें 75 मिनट मिले थे, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है। अब हुआ क्या था, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो गया था। जब ये पेपर हाथ में आया 75 क्वेश्चन वाला, तो ओएमआर ऐसे होती है ना, ऐसे भरने वाली ओएमआर होती है, 1 से लेके 25 था यहाँ पे, मेरे को ध्यान आ रहा है। मेरा सेंटर पड़ा था आनंद विहार में, कहीं पड़ा था, विवेकानंद स्कूल था, कौन सा स्कूल, ध्यान नहीं आ रहा। 25 क्वेश्चन ऐसे थे, 25 और थे, 25 और थे। अब मैंने करना शुरू किया, तो क्वेश्चन बड़े टफ, बहुत लेंदी क्वेश्चन, टफ भी नहीं थे, मतलब लेंदी थे बहुत ज्यादा। तो मैंने किया, मैंने ओएमआर भरी, तो एक क्वेश्चन मैंने यह करा, फिर एक क्वेश्चन ये किया मान लो, एक और भरा, यहाँ पे जो भी था ऑप्शन ये भरा। अब मैं यहाँ तक पहुंचा, देखा टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 30 मिनट। अब मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। फिर मैंने कहा चलो पीछे से करता हूँ, मैंने 25-30 मिनट हो गए थे, फिर मैंने कहा पीछे से करना शुरू करता हूँ। पीछे से करा, वहां भी टफ, यहाँ भी भरा भरा, तो टाइम हो गया काफी। अब यहाँ पे बड़ा संकट आ गया कि यार क्वेश्चन तो 10-15 ही हुए हैं, मैंने 15-20 क्वेश्चन हुए होंगे हार्डली उस समय, और टाइम काफी हो चुका था। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस ये था कि मैंने तैयारी सही की हुई है और एवरीथिंग इज राइट। तो अगर मुझे गड़बड़ पेपर में लग रहा है तो पेपर वाकई में टफ है या लंबा है, तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, देखते हैं, बाद में देखेंगे, करते हैं क्वेश्चन मैक्सिमम जितने होते हैं। तो मैंने करे करे तो लगभग मेरे आई रिमेम्बर कि 32-34 या ऐसे कुछ क्वेश्चन हुए थे, या 35 हुए होंगे आउट ऑफ 75। ठीक है। मैं आया, घर आया, मैंने फिर टीचर को मिला, हम लोग उस समय कुछ क्लास व्लास भी थी शाम को, आई थिंक एडवांस की क्लास नहीं क्या थी। तो मैं टीचर पे गया, तो टीचर ने वो पूछा कितने क्वेश्चन करे हैं, मैंने कहा सर 30 से 40 की है। एक लड़के से पूछा तूने कितने किए, वो कह रहा सर मैंने 75 की है, 70 से 75। खैर तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि पेपर ही टफ आया था। तो ये कह रहे हो नहीं सकता था कि कोई 75 क्वेश्चन कर ले उस पेपर में 75 मिनट में, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा था 2-2 3-3 मिनट ले रहा था मैथ्स में। इतने लंबे लंबे आप देखोगे 2002 का, आपको पता चल जाएगा। हर क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे, बहुत ही कोई रेयर क्वेश्चन होगा जो छोटा होगा। फंक्शन के क्वेश्चन ले लो आप, मैट्रिक्स उठा लो, जहां उठाओ सब लंबे। तो फिर फाइनली जब रैंक आई तो मेरी समवेयर 4000 कुछ रैंक आई थी, आई डोंट रिमेंबर, 4200 आई थी, 300 ऐसी कुछ रैंक आई थी। तो इट वॉज अ डिसेंट रैंक दैट टाइम। तो अगर यार मान लो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता मेरा जब मैं यहाँ तक पहुंचा था इस कंडीशन में, तो फिर पेपर तो गया था हाथ से। फिर ये रैंक हो सकता है 4000 की जगह पे ये 20,000 रैंक होती है, 25,000 होती है, 40,000 होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस आप पे आना चाहिए कि यार मैंने प्रैक्टिस करी है साल भर और चीजें करी हैं, तो अगर पेपर टफ मुझे लग रहा है तो वाकई में टफ है, जैसा कल का पेपर आया था फिजिक्स का। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो ये तभी होता है जब आपने साल भर ईमानदारी से काम किया है ना। जिसने ईमानदारी से नहीं सर किया, ईमानदारी जो इसका ईमानदार दिल होता है वो वहाँ पे गवाही देता है कि हाँ तूने ठीक किया है, हो जाएगा, डर मत। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये रियल स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2002 में जो हुआ था मेरे साथ। और ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है। तो पेपर अगर टफ है तो है, तो वैसा भी हो जाता है। और इनफैक्ट मैं
आईआईटी रैंक वन जो था, एक लड़का 2012 की बात है, शायद अर्पित गोयल था, कौन था वो अपनी उसने किताब भी लिखी है, उसमें उसने लिखा था कि मैंने जब पेपर किया तो आई डिड इट विद एडवांस का पेपर जब था, तो मैं बिफोर द टाइम जो था उसका 3 घंटे रहा, 2 घंटे जो भी रहा होगा उस टाइम, हमारे टाइम पे 2-2 घंटे के 3 पेपर होते थे 2010 में, डोंट रिमेंबर क्या पैटर्न था। तो मान लो 3 घंटे का पेपर था, तो कह रहा मैंने कर लिया था जल्दी, और 2 घंटे मान लो 45 मिनट में मैंने लगभग पूरा पेपर करके और मैं बैठ गया था। तो मैंने फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने पेपर को खोल के देखा जो मैंने ओएमआर भरी थी, तो मैंने देखा कि मैंने आंसर ओएमआर भरी थी, तो मैंने देखा कि नहीं, शॉर्ट नॉट ओएमआर, मैंने पेपर देखा तो मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, मैंने गलत कर दिया और भर भी दिया है ओएमआर। तो अब कोई चेंज आप कर नहीं सकते, उस समय पेपर उस पे होता था, ओएमआर पे होता था, पेन से आप चेंज भी नहीं कर सकते। एंड फिर कह रहा, बड़ा डिप्रेस हुआ मैं, यार ये तो क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, इसमें तो कुछ और कॉन्सेप्ट भी लगना था, मैंने सोचा नहीं आगे ये भी लगना था इसमें। फिर कह रहा मैं बैठ गया, बड़ा डिप्रेस हुआ, फिर मैं थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर मैं दोबारा खोला पेपर, एक और क्वेश्चन देखा तो वो भी मैंने गलत करा हुआ था और गलत भरा हुआ था। कह रहा अगेन आई गॉट द डिप्रेस, यार क्या कर दिया मैंने, पता नहीं मैंने सारे क्वेश्चन तो गलत नहीं कर दिए, क्या हो गया मेरे साथ आज, क्या कर दिया मैंने। लेकिन फिर कह रहा कॉन्फिडेंस था थोड़ा, घर आया फिर मैंने चेक किए सारे, तो 2-3 क्वेश्चन ही गलत थे, बाकी सब ठीक थे। एंड फाइनली आई गॉट रैंक वन, ही गॉट रैंक वन आईआईटी एडवांस। तो मैंने सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि जो रैंक वन ला रहे हैं या वो ला रहे हैं, बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है कि दे आर वेरी मच थ्रू, या हो सकता है रैंक वन वाले थ्रू हों या 1 से 10 तक वाले थ्रू हों, उसके बाद जो भी होगा 11 से आगे वो सारे ऐसे होंगे, सबके साथ यही प्रॉब्लम होंगी, जैसे आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी या इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। तो सबके साथ होगा, गलत भरोगे कई बार, आपने ओएमआर गलत भर दोगे, कई बार कुछ और हो जाएगा आपके साथ, तो ये प्रॉब्लम आती आती है, तो कॉन्फिडेंस रखना है। सर अगर हमें पता चल गया कि हमारा कोई आंसर गलत है और हमने फिल कर दिया, और अगर दूसरे में भी जानबूझ के फिल कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? होगी नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपने मान लो बी भर दिया यस सर, और और आप सी भी भर दिया, इसलिए ये सोच के कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। नेगेटिव होगी, बिल्कुल होगी, -1 मिलेगा इसमें, ओके सर। -1 मिलेगा। बहुत टाइम पहले ऐसे हुआ था किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में कि किसी ने बच्चे ने ये इस चीज का फायदा उठाया। तो उसमें क्या था कि वो ओएमआर जो पहले पहले बनी थी ओएमआर, तो आइडिया नहीं था लोगों को, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये करा बस कि वो करेक्ट वो पकड़ता था कि आंसर आपने करेक्ट भरा है कि नहीं भरा है। मान लो सी करेक्ट है तो सी को देखता था सी आपने भरा है या नहीं भरा, तो उस लड़के ने क्या किया, उसने चारों भर दिए और हर क्वेश्चन में यही किया, और वो आ गया घर पे, और उसकी रिजल्ट रिजल्ट बना तो 1-2 हफ्ते बाद उसकी रैंक आ गई, 1 रैंक आ गई होगी, दो जो भी आई होगी, 1 ही आई होगी, सारे भरे होंगे तो फिर मीडिया वाले पहुंच गए इंटरव्यू लेने के लिए घर पे कि बताओ जी कैसे कैसे क्या क्या। तो मीडिया वाले पहुंचे, तब उसके दोस्तों ने देखा यार ये तो था नहीं इतना बढ़िया, इसकी रैंक 1 कैसे आ गई। तो फिर वो बात पहुंची, फिर मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, उनको समझ में आ गया कि ये लड़का तो उतना वो है नहीं। फिर उसकी ओएमआर चेक करी गई तो उसमें ये पाया गया तब उसको बाहर किया गया वहां से। सर मतलब कॉलेज भी नहीं मिला कोई भी? पता नहीं फिर क्या किया होगा, मतलब कम से कम दूसरे दोबारा पेपर या जो भी किया होगा, डी बार कुछ भी किया गया होगा ये तो। यस सर। लेकिन मैंने सर उसको फिर, पहले वाला जो आप बता रहे थे, उन्होंने दोबारा वो एमआई इसलिए लिए होगे, टाइम ही नहीं बचा था। किसने जो रैंक 1 था, अर्पित गोयल जो भी था सर, आपने भी बताया नहीं था। दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा कैसे लोगे आप ओएमआर, दोबारा मिलती नहीं है ना ओएमआर। एक ही बार मिलते सर। हाँ दोबारा ओएमआर यूजुअली मैंने पेपर में डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है आपका जो पेपर पे वो चला जाता है आपका भर के ना, जो बार कोड होता है ओएमआर का, उसका नंबर होता है कुछ सीरियल नंबर, वो आपका उसमें चला जाता है भर के सीट वीट में, वहाँ पे आप साइनमेंट कर देते हो पूरा। और वैसे भी जब मान लो आपके 10 मिनट बचे हुए हैं, आपने ओएमआर दोबारा ली भी तो भरने में टाइम लग जाएगा आपको फिर, तो यस सर। पहले तो मिलती ही नहीं है क्योंकि आपके पेपर के और उसके कोड मैच करते होते हैं आपस में, तो सारा आपको भरना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, तो कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पे। और ओएमआर बहुत काउंटेड होके आती हैं, काउंट होके आती हैं, तो ऐसा मिलती नहीं है दोबारा ओएमआर की आपको मिल जाए। यस सर, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होती उनके पास। हाँ नहीं होती, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर तो हर बच्चा कहेगा कि मेरा ये गलत है, मेरे को ये करने दो, ऐसा कर दो, ये दो, फिर वो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, एक बार और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, आईआईटी स्क्रीनिंग हो रहा था उस समय, जेई मेंस को स्क्रीनिंग बोलते थे, एडवांस अलग होता था, फिर स्क्रीनिंग उससे पहले होता था। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने जब भरा तो मैंने शायद उसमें कुछ गलत भर दिया था, मतलब ऐसा नाम था यहाँ पे कुछ, और स्कूल का नेम था और कुछ और था यहाँ पे, तो मैंने शायद गलत कुछ भर दिया था, स्कूल के नेम की जगह अपना नेम भर दिया था, ऐसा कुछ कर दिया था। तो पहले तो एग्जामिनर आया मेरे पास, तो मैंने उसको बोला कि सर ऐसे गलत हो गया ये, तो बोला रे कैसे कर दिया आपने, गड़बड़ है, ये है वो है, अब तो कुछ होगा नहीं, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरे को ध्यान था, मैंने एक्चुअली प्रोस्पेक्टस पढ़ा था आईआईटी का, उसमें लिखा था उस टाइम पे कि अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको सही करके साइन करने, मैंने अपने दोबारा सही से भरो और अपने साइन कर दो यहाँ पे और एग्जामिनर के साइन करा दो। तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा रूल है इसमें,
आप मैंने कहा जेई वालों से पूछ लें, यहाँ पे जेई वाला कोई होगा रिप्रेजेंटेटिव आपके सेंटर पे। फिर उसने पता किया तो फिर वो हो गया सही। अब मान लो उसने पहले घबरा दिया था बिल्कुल कि नहीं तो हो नहीं पाएगा, आपकी तो कैंसिल हो जाएगी, हमारी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैंने रखना पड़ता है। ऐसा साइकोलॉजिकल कंडीशन कई बार आ जाती हैं, एक से कंडीशन आती है। एक बार कंडीशन आई, एक सेंटर मेरा पड़ा, और जब सेंटर में हमारा पेपर शुरू हुआ 9-10 बजे, तो सामने जो एक गुरुद्वारा था कुछ था, वहाँ पे बारात शुरू हो गई हुई और बैंड बजना शुरू हो गए। तो लगभग 1-1.5 घंटे तक बजते रहे। तो ऐसी कंडीशन में आती है। तो एवरीथिंग मैंने एक पेपर, एक केवल ये नहीं है कि आपने फिजिक्स पढ़ लिया, आपने केमिस्ट्री पढ़ ली और आप अच्छा कर जाओगे। देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और अगर आप साल भर मेहनत करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। पेपर जो भी है, कंडीशन जो भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बस, लेकिन सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस रखो। बस ईमानदारी से काम करो, सारा जो बोल रहे हैं टीचर वो सारा करो, प्रैक्टिस करो। तो सर ये ओएमआर की वजह से ही ऑनलाइन करने की बात हो रही थी नीट को। क्या? सर अगले साल से ऑनलाइन होगा शायद। नहीं, ऑनलाइन के और फायदे हैं, कई सारी चीजें अभी नीट में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो लोग। आप देखना भी 2-3 साल में, जो अभी नीट क्वालिफाई नहीं करोगे ना आप, तो आपके भी आईआईटी की तरह क्वेश्चन आने लग जाएंगे। न्यूमेरिकल टाइप, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, ये टाइप वो टाइप, बहुत सारी चीजें। और एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं नीट जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, एनटीए वाले, दोनों के लिए, जेई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी, कि यू विल हैव अ पेपर विच इज समथिंग लाइक एआई बेस्ड। मतलब आपने पहला क्वेश्चन किया, अगर आपका पहला क्वेश्चन सही है तो दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ और आएगा, अगर आपका पहला गलत है दूसरा क्वेश्चन कुछ और आ जाएगा। फिर ऐसे तीसरा क्वेश्चन जब आएगा तो देखेगा इन दोनों क्वेश्चन का आपने सही किया गलत किया, तो ये क्वेश्चन कुछ और आएगा। फिर चौथा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आएगा कि आपने 3 क्वेश्चन सही किए, गलत किए, क्या किए। तो ये हर बच्चे का पेपर जो है अलग अलग आएगा। नो पेपर विल बी सेम। तो इस पे भी वो लोग काम कर रहे हैं अभी बैक एंड में। तो ये जब चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यस सर। सर लेवल तो सेम ही होगा ना? नहीं, लेवल को वो लोग करेंगे। मैंने कुछ वो लोग वो कर रहे हैं, उसको क्या नाम बोलते हैं, गॉज कर रहे हैं। मैंने वो लोग एक लेवल फिक्स कर देंगे कि ये क्वेश्चन इस लेवल का है। तो मान लो मेरे पास मीडियम पे एक क्वेश्चन आता है तो आप पे भी मीडियम आएगा। अब वो क्वेश्चन हो सकता है मेरे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, आपके पास वो कुछ मैकेनिक्स का आ जाए। सर भैया पिछला क्वेश्चन जितने लेवल का था वो सॉल्व कर लिया कि नहीं? हाँ, फिर वो चेक करेंगे पिछला क्वेश्चन किस लेवल का था और आपने सही किया या गलत किया। तो ये दोनों सर में वहीं पे हो जाएगा डिफरेंशिएट। वहाँ पे डिफरेंशिएट आई थिंक किसी एग्जाम में होता भी है, आई डोंट नो जीआरई है किसमें ये चलता भी है ऐसा। तो वहाँ पे सेम ऐसे ही होता है। तो ये अगर आपका करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट पे एक वो हो जाएगा। सर 2022 में तो नहीं होगा। हाँ, अभी तो नहीं है, तभी तो वो लोग क्वालिफाई कर जाओ इस बार। अगर नहीं करोगे इस बार तो फिर जल्दी नहीं। निकल जाओ। हाँ, जल्दी निकल जाओ, चेंज आए जा रहे हैं। वही तो, बिल्कुल अभी नहीं करोगे तो फिर नई नई चीजें आती रहेगी, उन्हीं में उलझे रहोगे फिर। जैसे इस बार पता है बच्चे क्या पूछ रहे थे हमसे सवाल लास्ट मोमेंट तक, नीट वाले। हमारा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था और यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव हो रहे थे। तो क्वेश्चन आ रहे थे कि टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे क्या, लिटरली मैं देखा बच्चे टी शर्ट की फोटो खींच कर डाल रहे हैं अपने की, ये टी शर्ट चलेगी नहीं चलेगी। ये टी शर्ट पहनी उसने, फिर दूसरी टी शर्ट पहनी, बच्चे कह रहे हैं नहीं ये नहीं चलेगी, इसमें ये बना हुआ है टैटू, ये नहीं चलेगी वो चलेगी ना। इस पे फंसे हुए थे बच्चे। एडमिट कार्ड में फोटो ये लगाऊं, पेपर दो अलग अलग निकालूं, आगे पीछे निकालूं प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का। तो नई नई चीजें आएंगी तो आप फिर उसमें फंस जाओगे। इसलिए यह है कि अभी शांति से निकल जाओ, सबसे बेस्ट है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो इट वाज रिक्वायर्ड एक्चुअली, आपको ये सब भी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर ऑप्शन 2। 2.52 वोल्ट, ओके। करेक्ट है। है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो BLV। एडवांस वालों को तो वो लग रहा होगा, एडवांस वाले तो काफी कुछ कर चुके हैं ना पिछले क्लास में, उनको लग रहा है क्या क्वेश्चन आ गया। लेकिन यहाँ पे बेस से करना जरूरी है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है अभी। सर जो आपने एडवांस की क्लास में लास्ट क्वेश्चन दिया था वो इंड्यूस करंट वाला, उसमें वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना? इक्विलेटरल था, हाँ। तो सर उसमें करंट कांस्टेंट आ रहा था। कांस्टेंट आ रहा था। यस सर, वो क्योंकि जो हम एंड में सिमिलैरिटी से कर रहे थे ना, उससे करने की जरूरत ही नहीं थी।
जो नीचे वाला बेस है अगर वो एल डैश है, तो जो ऊपर वाली उसके जो साइड में एडजेसेंट साइड बनेंगे वो भी एल डैश ही होंगी, क्योंकि जो छोटा ट्रायंगल बनेगा सिमिलैरिटी से वो भी इक्विलेटरली बनेगा। ओके, अच्छा। तो करंट सेम आ रहा था उसमें? जैसा है तो रेजिस्टेंस में जो हम रो एल बाई ए कर रहे थे, तो एल इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, जो ऊपर वाली है, और नीचे वाली जो एल है उसके हिसाब से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, उस एक्चुअली जो बुक ने सॉल्व किया था ना, बुक ने वो कंसिडर नहीं किया था, जो मैं आपको बता रहा था ना कि दोनों पैरेलल में हो जाएंगे रेसिस्टेंस। उसने सीधा बस ईएमएफ देखा कि ईएमएफ कितना चेंज हो रहा है, और उसके हिसाब से उसने ई बाय आर किया, आर को उसने कांस्टेंट मान लिया था। तो इसलिए मैं उसके आंसर को रिलाई नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें वो पैरेलल देखना भी जरूरी है ना, कि पैरेलल में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है या सेम है, क्या है। तो वो थोड़ा सा है, तो आप देख रहे हैं ना जो भी आ रहा है, तरीका तो आपको क्लियर ही है, कंसेप्ट तो। यस सर। ओके, डन सर। डन। तो सर ये ये तो तो डायरेक्ट ही था। डायरेक्ट ही है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, an aeroplane with wing span 50 meter is flying horizontally with a speed of 360 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कम है, ज्यादा है ये प्लेन के हिसाब से? ज्यादा है, नहीं सर कम है, प्लेन के हिसाब से कम कम है सर। है ना? जैसे आप दिल्ली टू मुंबई जाएंगे तो कितना टाइम लगता है? दिल्ली टू मुंबई में क्या 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा 30 मिनट। यस सर। और दिल्ली टू मुंबई का जो डिस्टेंस है मेरे ख्याल 1400 किलोमीटर के आसपास है ना, ऐसे कुछ होगा दिल्ली से। तो यस सर। स्पीड जो होगी प्लेन की, मेरे को लगता है लगभग लगभग होनी चाहिए 800 किलोमीटर पर आवर, है ना? मैं आपको क्यों क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको होना चाहिए। जब आप, जो लोग स्पेशली इंजीनियरिंग जा रहे हैं ना, तो उनको ये सब नॉलेज आनी चाहिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने की। वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या हुआ? आवाज आ रही है आप लोगों यस सर। यस सर। को? यस सर। ओके ओके। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये मिट जाएगा अभी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, ओहो, ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस। आगे तो आप समझिए वो क्या निकालना चाह रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डन सर। डन बिटवीन द टिप टिप्स ऑफ द विंग मोर। वुड बी, कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। यस सर। ओके, बाकी लोग भी देखो कितना वोल्ट आ रहा है। यस सर, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। ओके, ओहो अब गायब हुआ है, अच्छी बात है। 1 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है। आगे सबका BLV लगाना दोबारा। यस सर।
ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो सकता था अगर ये बोलता कि टोटल कंपोनेंट इज दिस एंड डिप एंगल इज समथिंग दे देता आपको 30 डिग्री, है ना, और प्लेन मान लो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर हमें कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ता, बीवी। तो बीवी हमारा जो होता है कितना होता है यहाँ पे, बी साइन 30 हो जाता है ना, तो ये लेना पड़ता फिर हमें बी साइन 30। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर करता तो ऐसे करता, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, प्लेन जो उड़ता है कौन से प्रिंसिपल पे है ये बेस्ड, जहाज उड़ता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज, इसके क्योंकि विंग की बात कर रहा है ना ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो क्या होता है बर्नौलीज में, क्यों क्यों उड़ता है प्लेन? सर विंग्स के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस होता है, तो जो विंग की लोअर साइड होती है यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ऊपर वाली साइड पे लो प्रेशर रहता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। एक थ्रस्ट जनरेट होता है फिर। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो जाता है? सर एयर की वेलोसिटी, जो एयरफॉयल होता है, मतलब एरोडायनामिक शेप होती है विंग की, हम्म, तो जो विंग के ऊपर वाली साइड होती है वहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा होती है ओके, और अंडर साइड विंग स्पीड कम रहती है। ठीक है। तो हाई अगर वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे प्रेशर हेड कम हो जाएगा आपका, वेलोसिटी हेड बढ़ेगा तो बर्नौलीज थ्योरम है ना कि पी प्लस रो जी एच वाली इज कांस्टेंट। तो अगर ये वाला आपका वेलोसिटी हेड बढ़ रहा है तो ये प्रेशर हेड कम हो जाता है ना, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि प्लेन को सपोर्ट करके रखेगा, है ना। तो इससे प्लेन सपोर्ट करके रखेगा इसको। तो ये प्लेन अगर रुका रहे तो तब तो उड़ नहीं सकता ना, इसे भागना पड़ेगा, मतलब तभी उड़ पाएगा ये, यस। तभी ये यहाँ पे एयर आएगी ऐसे और तभी ये सब चीज बनेगी, है ना। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, क्या ये प्लेन स्पेस में जा सकता है? No. क्यों? तो इसका फ्यूल बर्न होता है, उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, मान लो ऑक्सीजन में सिलेंडर दे दूंगा वहाँ पे, तब? तो उसके बाद भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो इसके इंजन होता है वो हम्म एयर को पुश करता है पीछे, हम्म और स्पेस में एयर नहीं होगी। नहीं, पुश नहीं करता, पुश करेगा, अभी तो आपने प्रिंसिपल बताया इसका, चलो ठीक है, वो भी मान लेते हैं कि पीछे पुश करता है, और दूसरा ये भी तो नहीं होगा, ये बर्नौलीज थ्योरम कहाँ से लगेगी वहाँ पे? यस सर। भाई इससे जब एयर ही नहीं आएगी सामने से तो ऊपर नीचे प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? यस सर। राइट। तो ये जहाज जो है स्पेस में नहीं जा सकता, राइट। यस सर। तो स्पेस में जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कौन सा लॉ लगा? रॉकेट जो जाते हैं कौन से लॉ पे काम करते हैं फिर? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन जो होता है अपनी अपनी गैस होती है उनकी, ऐसा नहीं है कि स्पेस से गैस चाहिए मुझे, अपनी गैस होती है, उसको मैं इजेक्ट करता हूँ, उससे मेरा रिएक्शन आता है। तो वो थोड़ा सा अलग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है सबको और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा जो मैंने डिस्कस किया। यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि देखो ये टॉपिक होने के बाद आपका जो सिलेबस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, पेज वाइज अगर आप काउंट करोगे किताबों में तो आधा सिलेबस हो जाएगा आपका लगभग, और अगर आप कंसेप्ट वाइज करोगे तो 60%, 65% हो जाएगा, क्योंकि आगे आपके जो बचा होगा इसके बाद वो एसी, ईएम वेव, ईएम वेव तो बहुत छोटा चैप्टर है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, और फिर सेमीकंडक्टर है थोड़ा सा, कम्युनिकेशन। तो इसमें से जो ये है ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, मॉडर्न फिजिक्स, मैंने क्या लिख दिया, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो आपका एटम और उसके बारे में है, न्यूक्लियस, काफ़ी कुछ आप है ना केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो आपको जो करना है बेसिकली ये सब करना है अब, कम्युनिकेशन, उसमें से ये इजी है, ये इजी है, मेन जो है अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट चाहिए। तो कंसेप्ट वाइज जो है आपका यहाँ पे 65% कोर्स हो जाएगा ईएम वेव करने, इंडेक्स ईएमआई करने के बाद। तो आपका रिवीजन का जो है टाइम अब शुरू हो जाएगा उसके बाद, जैसे आप एसी क्रॉस करोगे और ये ऑप्टिक्स में पहुंचोगे तो फिर आपका आप ये समझोगे खत्म लगभग। सर ईएम वेव सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन एडवांस में नहीं है ना? एडवांस में आपके वो भी नहीं है, हाँ। ईएम वेव तो आई डोंट रिमेम्बर, ईएम वेव भी नहीं है क्या? ईएम वेव में से अच्छा, ईएम वेव से लेकर और वो जो हमने बीच में किया था मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, परमानेंट मैग्नेट और अर्थ हाँ मैग्नेटिक, वो भी नहीं है, वो तो है नहीं है, खैर। तो वहाँ पे है ना, तो आपका जो बाकी बचेगा जेई, अगर जो जेई वाले भी हैं या नीट वाले भी हैं तो उनके लिए भी ये बहुत, यही मेन है भी, एसी, ऑप्टिक्स
और सेमीकंडक्टर ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सेमीकंडक्टर वैसे इजी है, लेकिन पहली बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर अच्छा, ट्रांजिस्टर वाला और रेक्टिफायर वाला है थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे समझना पड़ेगा बस, वो भी इजी है, टफ नहीं है। यस, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहा था सर लास्ट वाले क्वेश्चन का एक बार डायग्राम बना दीजिए। इस किसका, इस वाले क्वेश्चन का? यस सर। सर मुझे लग रहा था कि एल वेक्टर और वेलोसिटी पैरेलल है, इसको बना के तो बता दीजिए। हाँ, एरोप्लेन है ये, तो आपका एरोप्लेन ये कह रहा है कि दिस इज गोइंग, ये आपका स्पैन है मान लो विंग का, एक विंग इधर होगा, इसका एक विंग दूसरी साइड होगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, वेलोसिटीज किधर को होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वर्टिकल, तो वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो ऐसे है। सर क्लियर हो गया सर। क्लियर है? तीनों परपेंडिकुलर हो गए ना, एल, वी और मैग्नेटिक फील्ड। सर मैं 50 मीटर विंग का लेंथ नहीं ले रहा था। आप अच्छा प्लेन का लेंथ ले रहे थे आप? यस सर। ओके ओके, प्लेन का लेंथ 50 मीटर काफ़ी कम भी हो जाएगा वैसे तो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स magnetic field at a place is 3 into 10 to power minus 4 Tesla, and dip is theta equal to tan inverse 4 by 3. A metal rod of length 0.25 meter is placed in the north south position placed in is placed in north south position, नहीं इज नहीं लिखा, placed in north south position, is moved with constant v 10 meter per second toward east. The EMF induced in the rod will be Done, sir. done. Okay. One millivolt. Yes, 1 millivolt is the right answer. यस सर। ओके, डन है आपका भी। आया सबका आंसर? Sir, done. ओके, 1 मिलीवोल्ट। Yes, sir.
डन सबका? 1 मिनट। 1 मिनट तो हो ही गया। 1 मिनट का तो क्वेश्चन था ये। सर बस 1 मिनट और। अच्छा, डन सर। डन। ओके गुड। 1 मिली वोल्ट ना? यस सर। ओके। ठीक है जी, डन सबका। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 3 × 10⁻⁴, यानी ये आपको दिया हुआ था। डिप आपको दिया हुआ था, यानी बी आपको थीटा एंगल पे दिया हुआ था। मेटल रॉड ऑफ लेंथ 0.25 मीटर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ पोजीशन। नॉर्थ साउथ मतलब सर ये ऐसे ही होगा ना, tan थीटा इक्वल्स टू BV/BH का रेशियो उसका आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये ऐसे मूव करा रहे हो, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा इस पे बेसिकली वो आपका इसके कारण होगा, है ना। ये आपकी जो डायरेक्शन होगी एक्चुअली ये नॉर्थ की तरफ को होगा, ये नॉर्थ होगा, ये डाउनवर्ड होगा। तो नॉर्थ की तरफ आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ करेगा नहीं बीएस, तो आपको चाहिए होगा वर्टिकल वाला, तो बीवी चाहिए होगा आपको। तो बीवी निकालने के लिए टेन थीटा से निकाल लोगे। टेन थीटा पे बीवी बाई बी एच हो जाएगा इस ट्रायंगल में। तो यहाँ से आपका बी वी आ जाएगा और फिर यहाँ पे बी एल वी लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन सबका हो गया। यस सर। सर ये बी भी निकाल देना एक बार, व्हाट्स इशू। बीवी देखो, टेन थीटा कितना दिया आपको? टेन थीटा 4/3 है ना। थीटा मतलब टेन इनवर्स 4/3 मतलब टेन थीटा 4/3, तो ये 4/3 हो गया। बीवी हमें चाहिए, बी एच हमें पता है, ये बी एच है। ओके सर, ठीक। हो गया है ना। यस। तो 4 × 10⁻⁴, एल की वैल्यू कितनी दी हुई थी? एल 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 0.25, वी 10 था। तो ये 25 × 4 1 हो गया, ये तो खत्म। 10 × 10 तो -3 आ गया। तो 1 मिली वोल्ट आ रहा था, कितना आ रहा? 2 मिली वोल्ट आ रहा था। 1। 1 था ना, ठीक है। ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लेंथ। Uniform magnetic field B equal to 2 Tesla exists direction perpendicular to the this plane। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये P एंड है रॉड का और ये Q एंड है। तो क्वेश्चन है VP माइनस VQ क्या सही है इसमें से? बी ऑफ। ऑप्शन बी। 4 वोल्ट। बी, डी भी देख लो एक बार, डी तो नहीं आ रहा। वैसे सेकंड वाला आया। नो सर, पॉजिटिव टर्मिनल पी है। यस। P वाला पॉजिटिव होगा, ओके। cos थीटा sin थीटा ले लेंगे यहाँ पे। cos उधर को आएगा, sin उधर को आएगा। बी आपको 2 दिया हुआ है, एल आपको 2 दिया हुआ है, वी आपको एल भी 2 दिया, वी भी 2 दिया हुआ है। अच्छा, ये 1/2 दिया हुआ है, तो ये 4 आ गया।
अब आपको डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देख लो। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा? आप लोग लेफ्ट हैंड लगा रहे हो, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लगा रहे हो, क्या लगा रहे थे आप लोग? पॉजिटिव नेगेटिव? राइट हैंड थंब से। राइट वी हैंड। क्रॉस डी। तो सबके अपने अपने रूल हैं, चलो ठीक है, गुड। मैं भी किसी को फोर्स नहीं करता कि मेरा रूल समझो, अगर आपका रूल आपको समझ में आता है तो बेस्ट है। सर एक बार समझा देना डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन ऐसे आएगी कि ये ऐसे जाएगा, ये वी है और ये लेंथ है, वी साइन 30, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। कौन सा रूल लगाते हो आप बताओ, उससे समझेंगे। सर राइट राइट हैंड क्या? थंब। थंब लगाते हो? यस ओके, तो बताओ भाई, राइट हैंड थंब से कैसे करेंगे? बताया कोई? सर फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे। एल क्रॉस वी की डायरेक्शन में। यस सर, वी और जो बी है हम्म, उसके हिसाब से कर्ल कर लेंगे, और जो हमारी डायरेक्शन होगी फोर्स की वो हमारी थंब से आ जाएगी। ओके। ठीक है, तो पहले क्या करोगे? पहले एल क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालोगे, क्या करोगे? यस सर। देखो उतना ठीक है, सिंपली यार ये समझो तुम कि अगर मान लो मैं आपको बोलता कि यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन बीम इधर को जा रहा है, प्रोटॉन बीम, तो किधर किधर को डिफ्लेक्ट होगा प्रोटॉन बीम ये? अगर ये प्रोटॉन बीम होता है एक, तो किधर को डिफ्लेक्ट होता है ये? लेफ्ट हैंड साइड। सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट में होता। तो इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो किधर को चले जाएंगे? लेफ्ट साइड को। लेफ्ट। और नेगेटिव वाले यहाँ चले जाएंगे। तो हाई पोटेंशियल पे कौन आया? पी। लेफ्ट। पी ओके। पी वाला है ना, तो पी ज़्यादा होगा, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, यस। ओके। पर सर और ये किस? इलेक्ट्रॉन होता तो राइट में हो जाता। हाँ, अगर क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन जा रहा होता तो राइट में चला चला जाता ना, डिफ्लेक्ट हो जाता। हाँ, अगर माइनस चार्ज होता तो राइट में जाता, प्लस होता तो ये होता। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो, नीचे की जगह ऊपर कर दो, तो उल्टा हो जाएगा। तो सर इसमें गिवन थोड़ी ना ये प्लस है या माइनस, तो फिर इसमें कैसे कैसे? हमें, हाँ तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें दो ही चार्ज होंगे ना, या तो प्लस होंगे या माइनस, दोनों होंगे। यस सर। भाई प्रोटॉन और ये तो होंगे, तो प्लस वाले इधर को जाएंगे, माइनस वाले इधर को जाएंगे। अगर मान लो एक ही चार्ज होगा तो प्लस वाले इधर को चले जाएंगे, तब भी डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है ना। यस सर। तो ऐसा होना ही होना है। तो वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इधर को आ जाएंगे, और बाकी फिर जो आपके बचेंगे, कर्नल बोलते हैं आप लोग केमिस्ट्री में शायद, तो कर्नल्स वगैरह जो होंगे इधर को शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दोबारा कैसे आ गया? अच्छा, ये मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुका था वैसे तो थोड़ी देर पहले। ये एक सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर है। Semicircular wire of radius r rotated with constant angular velocity omega about an axis passing through one of the end perpendicular to the plane of the wire, and a uniform magnetic field of strength B exists here. यहाँ पे फील्ड है ऐसा क्रॉस, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स इज डन सर। बी ओमेगा एल स्क्वायर में दो। यस सर। EMF between the ends of the wire is, क्या बोल रहे हो, क्या आंसर आएगा? सर जो रोड बी में ओमेगा आता है बी ओमेगा इंटू क्या रहा है? ओमेगा स्क्वायर। ये आ रहा है। ये सही है।
अच्छा देखो बाकी लोग। या तो ना हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर या था उस टाइम पे। ओके तो एल की जगह 2r पुट कर दिया होगा फिर आपने, yes. क्योंकि यहाँ पे लेंथ इसको जोड़ेंगे तो 2r लेंथ बनेगी है, तो इसकी जगह 2r ले लेंगे तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है। यस सर, ये क्वेश्चन थोड़ा देखा हुआ लग रहा है। देखा हुआ सा लग रहा है, ओहो। सर टेस्ट में आया था। टेस्ट में आया था ये। अच्छा टेस्ट में पहले दे दिया मैंने, अच्छा तब सबको अब तो पता चल गया हो यस सर। सही हुआ सबका, नहीं हुआ? सही था। सही था, ओके। तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि आपको इतना तो आप सोच ही लोगे कि उसको एंड को जोड़ना होगा यहाँ पे, है ना? थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फ्रेम है, ये वायर है, इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ पे क्रॉस फील्ड है पूरी जगह। एक कंडक्टिंग रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ 1 मीटर लग रहा है, लिखा हुआ कुछ गलत सा लिखा हुआ है पर मैं 1 मीटर लग रहा है मुझे। पी क्यू इज 1 मीटर लेंथ, is moving with a constant speed v equal to 2 meter per second in a uniform magnetic field B equal to 4 Tesla directed into the plane. A capacitor of capacity 10 microfarad, अच्छा यहाँ कैपेसिटर भी लगा हुआ है एक, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो आपको बताना है कि प्लेट ए और बी पे चार्ज कितना होगा। क्यू ए एंड क्यू बी इज हाउ मच? डन। Done, sir. डन सर। ठीक है, कितना माइक्रोकुलम? 80 माइक्रोकूलम। 80 प्लस प्लस 80 और माइनस 80, ए पे प्लस। कैसे उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं? ए पे प्लस बी पे माइनस, ओके। देखो बाकी लोग भी आंसर आ रहा है क्या? पहले तो ईएमएफ निकालेंगे। क्यू आपका सी वी होता है, सी आपको पता है, वी चाहिए आपको, वी आपका ई होगा, पी एल वी। वी एल 1 मीटर है, वी आपका 2 है तो 8 आ गया है ना। सी वी कर लेंगे, सी कितना 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रो इंटू 8, 80 माइक्रो कूलम आ गया क्यू। अब इसमें प्लस माइनस देख लो, हायर एंड पे कौन सा होगा, लोअर एंड पे कौन सा होगा। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ इस पे जो हमने किया है? सर हायर एंड पे कौन सा होगा? अभी तो किया था, वायर का भी निकाला था हमने, जब वायर ऐसे मूव करती है तो अभी निकाला था हमने कौन सा हायर एंड पे होगा, यस सर। यहाँ पे निकाला था। यस सर। ए पे होगा पॉजिटिव। पी वाला हायर एंड पे आ रहा होगा, यस सर।
तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, तो ये क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ए वाला प्लस होगा ना? हाँ, ए वाला प्लस है, ओके। क्यू ए इज प्लस। सर क्योंकि डिफ्लेक्शन पी की साइड होगा इसलिए ना। हाँ, क्योंकि चार्ज जब ऊपर को डिफ्लेक्ट होगा तो होके यहाँ चला जाएगा ना फिर वो प्लस वाला चार्ज। भाई अगर केवल वायर होती तो फिर तो यहीं जा सकता था, और तो कहीं जा नहीं सकता। लेकिन अगर आप आगे कनेक्ट कर दोगे तो आगे चला जाएगा चार्ज, ये प्लस वाला। यस सर। और कोई डाउट इसमें? नो। नो सर। ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन बताओ कि इस केस में करंट कितना होगा इस कंडीशन में? 0। करंट जीरो हो जाएगा। सब एग्री है इसमें? क्योंकि जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा यस सर। तो दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे कैपेसिटर का और जो वायर का एक बन रहा है। यहाँ तो प्लस माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे एक बैटरी बन जाएगी, तो ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना ये। तो चार्ज यस शुरू में तो जाएगा, लेकिन बाद में जब एक बार स्टोर हो जाएगा, पूरा वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएंगी, तो फिर ये जीरो हो जाएगा चार्ज। तो देयर विल बी नो करंट इन दिस वायर, राइट? सर। यस सर। यस। ठीक है, तो जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा इस वायर पे? मुझे फोर्स चाहिए नहीं चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए? अब इस वायर को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए मुझे फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स? सर बोलो। इस क्वेश्चन के बाद आप कुछ और कराएंगे सर, ये भी एंड एक और क्वेश्चन करेंगे? सोच रहा हूँ मैं, अगर टाइम परमिट करे तो। सर मुझे कहीं जाना था तो आप एंड कर सकते मैं हैं चलो कि और? होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, होमवर्क से करके आना मैं, ठीक है? ये क्वेश्चन कराने वाला था आप लोगों को, सर फिर तो ये लास्ट होमवर्क के लिख लो। मैं ये कराऊंगा नहीं फिर, ये आप होमवर्क से करना आप लोग। मैं पिछले वाला क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ बस। थैंक यू सर। वैसे भी टाइम भी हो गया ना, 7:35 हो गए, तो आपको 40 तो ऐसे ही बच जाएंगे भी। बताओ बाकी लोग, तब तक वहाँ पे फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं सर। डायरेक्शन में। ओके, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ अब। ये 4 ओम है, ये 12 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसकी वेलोसिटी v है, लेंथ l है, मैग्नेटिक फील्ड b है। फिगर हैज़ b इक्वल टू 0.5 टेस्ला perpendicular to the plane, sliding length l is 0.25 meter, moving with a constant speed 4 meter per second, resistance of the sliding wire is 2 ohm, ये आपको दिया ही हुआ है। Then the current flowing in the sliding rod is I in the rod is, तो ये कर लेना सब लोग ट्राई। इस क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूँ। सर आंसर मत बताइएगा बस। ओके, तो इस केस में फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ या ना, यस या नो? यस, कितना चाहिए? ILP। आई सर तो है, करंट तो है ही नहीं, नहीं चाहिए फोर्स। आई तो है ही नहीं ना, आई कहाँ है? यस सर। 0। फाइनली आपको आई जीरो हो गया फाइनली, तो फोर्स रिक्वायर्ड इज ऑल्सो जीरो। सर जो कैपेसिटर वाले में पूछ रहे थे आप या फिर इसमें रजिस्टर वाले में जो भी दिया? नहीं, इस वाले में, इसी वाले में पूछ रहा था। इसमें तो नहीं था। नहीं चाहिए ना, तो फोर्स जीरो, सब लोग एग्री हैं इसमें, आई जीरो होगा, फोर्स भी जीरो है। यस सर। यस सर। पावर जो होगी, पावर डेसिपेटेड या पावर रिक्वायर्ड, 0। एफ डॉट वी जीरो हो जाएगी, तो सब जीरो हो जाएगा इस केस में। तो जब करंट फ्लो करेगा उस टाइम पे आपको फोर्स चाहिए होगा, लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा फाइनली तो यू डोंट रिक्वायर एनी फोर्स, ठीक है? तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पावर पूछता तो कई लोग इसमें गलत आंसर देते या बता ही नहीं पाते हैं कि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो आई जीरो है तो फोर्स जीरो है, और फिर पावर भी जीरो है। सर फोर्स सर फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि वो जो रॉड है मूव करती रहेगी? हाँ, रॉड जो है वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, विदाउट एनी एक्सटर्नल दिस थिंग फोर्स रिक्वायरमेंट और समथिंग। क्योंकि देखो, इसको रोकने का क्या है, तो फ्रिक्शन लगे या तो रेलिंग में, तो फ्रिक्शन तो हम मान नहीं रहे, या फिर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगे, ऐसा कुछ।
ऐसा लगे या ऐसा लगे। अगर ऐसा लगेगा फिर आपको इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा उसे कांस्टेंट स्पीड देने के लिए। तो यहाँ पे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर क्या बचा? फिर तो अगर कोई बॉडी आप अगर छोड़ दो किसी को ग्राउंड में, किसी बॉल को, और कोई फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा? मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऐसा ही केस, ऐसा ही केस हो गया ये भी। तो मतलब ये केस ऐसा था कि हमने स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी दी उसे, हम्म लेकिन जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया हम्म तो हमने उसे बंद कर दी वेलोसिटी देना, अब वो अपना चल रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में हमने कोई फोर्स लगाई, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको जो करंट फ्लो करेगा उसको अपोज करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा वो उल्टा। यस। तो स्टार्टिंग में आपको उस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा टू एक्सेलरेट द रॉड। जब आप एक्सेलरेट करके उसे 0 से V तक लेके आओगे तब तक आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा या कोई फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। जो कैपेसिटर है वो तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज तो तब होगा अगर आप रोक दोगे उसे, रॉड को। एक बार तो हमने रोक ही दिया ना उसे। हाँ, मान लो वेलोसिटी हमने वो कर दी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा BLV का। यस तो कैपेसिटर तो चार्ज रहेगा ना, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा? यस। डिस्चार्ज तब होगा अगर आप इसकी वेलोसिटी कम कर दो, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तब जाके डिस्चार्ज होना शुरू होगा ये, है ना? यस सर। ओके। तो फोर्स को जब ILB से देखेंगे तब जीरो होगा सर। जैसे फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स को QV क्रॉस B से देखे तो कैसे हो सकता है? QV क्रॉस B से देखना चाहते हो आप? ठीक है, तो कैसे देख रहे हो आप लोग? कैसे देखना चाह रहे हो मतलब? सर इससे जीरो कैसे हो सकता है पूछ रहा हूँ। अच्छा, जीरो कैसे हो सकता है? ओके, इस केस में ये रॉड आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं है अभी। यस अगर सर। कोई करंट नहीं है तो उसको आप प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन मान सकते हो, और वो सब बराबर बैलेंस होंगे आपस में। सर इसने वायर में Q नेट जीरो होगा ऐसे। क्यू नेट तो करंट के केस में भी जीरो ही होता है, यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मान लो ये प्लस चार्ज इधर को जा रहे हैं तो करंट आपका इधर को हुआ, और माइनस चार्ज इधर को जा रहे हैं साथ में रॉड के खींचते हुए, तो करंट इधर को हुआ, तो नेट करंट ही जीरो हो गया। या मतलब प्लस चार्ज पे फोर्स निकालो पहले। प्लस चार्ज पे अगर आप फोर्स निकालोगे QV क्रॉस B से, तो किधर को आएगा फोर्स? V आपका इधर को है प्लस चार्ज का, समझ रहे हो? प्लस चार्ज कौन है? रॉड के जो चार्ज है वो है, रॉड के अंदर जो कॉपर एटम होंगे। तो ये प्लस चार्ज इधर को आ रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी इधर को है, तो फोर्स किधर को आएगा? B नीचे को है, ऊपर की तरफ। ऊपर आ रहा है। ओके, तो इधर आ गया मान लो फोर्स। माइनस पे किधर को आएगा? उसके अपोजिट अपोजिट आ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा रॉड पे? जीरो सर। रॉड पे जीरो आएगा। और वैसे भी अगर आता भी तो इधर को तो नहीं आता फोर्स, इस डायरेक्शन में तो नहीं आता ना, मैं आता भी तो इधर को आता कोई, यस सर। और यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो नेट फोर्स इज जीरो, तो कोई फोर्स रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब मान लो करंट फ्लो कर रहा होता, तब क्या होता है? यहाँ पे एक फोर्स तो ये आता, मान लो जो ये लग रहा होता है ये, इसके अलावा करंट पे फोर्स लग, ये चार्ज है आपके जो चार्ज मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर चार्ज ऐसा मूव कर रहा है आपका, तो उसमें क्या मान सकते हो आपका? एक तो ये मोशन है चार्ज का जो इधर को चल रहा था चार्ज, बिकॉज वायर के स्लाइड करने के कारण, तो इसके कारण तो फोर्स जीरो आ गया नेट। एक आपका ये वाला मोशन है कि प्लस चार्ज आपका इधर को मूव कर रहा है। अब कोई चार्ज अगर इधर को प्लस वाला मूव करेगा या माइनस वाला इधर को मूव करेगा मान लो, तो फोर्स किधर को लगेगा? प्लस चार्ज पे किधर को फोर्स लगेगा? ये प्लस चार्ज इधर को है, फील्ड नीचे है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लगाए तो किधर को फोर्स आ रहा है? करंट ऊपर है या चार्ज ऊपर को सर मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल हमें बाहर की तरफ है। किधर को फोर्स आएगा इस पर? मतलब लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, या ऊपर नीचे किधर को आ रहा है? लेफ्ट। इधर को आ रहा है फोर्स, सबका आ रहा है इधर को। ठीक है, अगर मैं माइनस वाले पे निकालूं तो किधर को आएगा? ये माइनस वाले इधर को जा रहे हैं, इन पे भी लेफ्ट ही आएगा। तो अब ये नेट फोर्स आएगा इस पे, है ना, वायर पे इधर को। लेकिन इस केस में नहीं आ रहा था, जब ये केवल करंट नहीं था इसमें कोई, केवल वायर मूव कर रही थी, उस केस में फोर्स जीरो आ रहा था। लेकिन इस केस में फोर्स आ रहा है और वो अपोज कर रहा है आपके फोर्स को, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए इधर को 2F का। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नमस्कार। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये कर लेना सब लोग, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं इसको।
या टेलीग्राम में डाल देना, देख लेना जो आंसर आएगा। ओके सर, चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय। और गुड नाइट सर। अभी तो पेपर खैर संडे को है ना, चलो कर लेना संडे को। चलो गुड नाइट। नाइट सर। यस सर, पूछ लेंगे जो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय ऑल ऑफ यू।